हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूं। इसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसको काइनेमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या काइनेमेटिक्स है क्या, पहले इसको हम लोग समझेंगे। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दो अलग अलग पार्ट है मैकेनिक्स के। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स जो है, ये है क्या चीज। देखिए, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर हम मोशन को डिस्कस करें, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करें और उसके मोशन के कॉज को डिस्कस ना करें, उसके कॉज को छोड़ दें, तो इस स्टडी को कहते हैं काइनेमेटिक्स। जैसे किसी बॉडी पर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, उसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया, उसको एक्सेलरेशन दिया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस करें, पोजीशन को डिस्कस करें, लेकिन अप्लाइड जो फोर्स है उसको डिस्कस ना करें, यानी कि हम फोर्स को छोड़ दें, तो वो हम काइनेमेटिक्स होगा। और अगर कॉज को भी साथ में डिस्कस करें तो वो काइनेटिक्स होगा। तो इस तरह से काइनेमेटिक्स में हम मोशन को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन कॉज ऑफ मोशन को जो है वो छोड़ देते हैं। तो ये काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स है क्या चीज, काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स ओरिजिनेट कहां से हुआ। काइनेमेटिक्स ओरिजिनेट हुआ ग्रीक वर्ड काइनेमा से। काइनेमा जो है वो ग्रीक वर्ड है। काइनेमा का मतलब होता है मोशन। काइनेमा का मतलब है मोशन। ग्रीक वर्ड है काइनेमा। काइनेमा से ही काइनेमेटिक्स बना है और इसका मतलब है मोशन। तो इस तरह से ये काइनेमेटिक्स है। अब इसमें पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इट इज डिफाइंड, ये लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करते हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बेटा, अगर इसको मैं आपको समझाऊं, तो ये एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई और जेड प्लेन है, एक्स वाई जेड एक्सिस है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओरिजिन पे है, जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट 0,0,0 है। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे है, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। यानी कि ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसमें ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है और इसके हाथ में एक क्लॉक है, जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कोई भी इवेंट जो होगा उसके टाइम को मेजर करने के लिए इसके पास एक क्लॉक है। तो इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ऑब्जर्वर की पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y, z है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जेक्ट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। तो इस तरह से जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम with observer at origin with clock in his hand to measure the time of event। मतलब किसी भी जो इवेंट 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इवेंट हो रहा है उसके टाइम मेजरमेंट के लिए ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, आप ले सकते हैं फैन इन ए रूम। जैसे ये किसी भी रूम में ये थ्री डायमेंशनल 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रूम के कॉर्नर में ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है। जैसे ये रूम है, इस रूम के कॉर्नर में अगर मैं खड़ा हूं, तो इस रूम में जो ये फैन लगा हुआ है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट है, जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y, z है। इस पॉइंट पे x, y, z है। तो इस तरह से जो है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं। अब इसमें रेस्ट एंड मोशन करके आता है। रेस्ट एंड मोशन क्या है, सबसे पहले हम लोग रेस्ट को देखते हैं
किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेस्ट क्या है ये डिस्कस कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन with respect to its surrounding does not change, that is with respect to observer at origin of frame of reference with time। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ और ऑब्जर्वर के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट का के पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो 0 0 0 के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, तब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। जैसे फैन जो है, रूम में फैन का पोजीशन कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है। या दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, एक और एग्जांपल इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं कि अ बुक ऑन द टेबल इन ए रूम, अगर इस टेबल पे कोई बुक रखी हुई है तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस बुक का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए बुक जो है वो रेस्ट में है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोजीशन कोऑर्डिनेट फिक्स्ड होना चाहिए रेस्ट की कंडीशन में। तो ये तो हो गया रेस्ट। अब इसके बाद मोशन। मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स या its position changes with respect to its surrounding, that is with respect to observer at origin of its frame of reference with variation of time। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि XYZ प्लेन में अगर इस पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, ऑब्जर्वर यहां पे है 0, 0, 0 पर, अगर ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो है वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज हो रहे हैं, तो मोशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज होंगे टाइम के साथ तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अगर कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो ये 1D मोशन होगा। दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होंगे x और y तो ये 2D मोशन होगा। और अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज होंगे तो ये 3D मोशन होगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मोशन की बात करें तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है मूविंग कार ऑन द रोड या मैन वॉकिंग ऑन द रोड। यानी कार अगर रोड पे मूव कर रही है तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इसका एग्जांपल 1D 2D 3D मोशन को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पहले आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे देख लीजिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म नॉट द एब्सोल्यूट टर्म। क्या मतलब है बच्चों? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म नॉट द एब्सोल्यूट टर्म। इसका मतलब यह है कि ये दो कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो उसी समय में किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा। कहने का मतलब यह है कि रेस्ट एंड मोशन ये दोनों रिलेटिव टर्म है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है ड्राइवर ऑफ ए मूविंग कार इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बैक सीट ऑब्जर्वर बट द सेम ड्राइवर इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड द कार एट द सेम टाइम। कहने का मतलब यह है कि अगर मूविंग कार का ड्राइवर बैक सीट ऑब्जर्वर यानी पीछे जो आदमी बैठा हुआ है मूविंग कार का ड्राइवर उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट अगर रोड साइड पे कोई दूसरा ऑब्जर्वर खड़ा है तो उस मूविंग कार का ड्राइवर आउटसाइड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है। कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट एक ही समय में दो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका मैं आपको बताता हूं। अ ट्री ऑन अर्थ इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। यानी कि अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो उसके रिस्पेक्ट में ट्री जो है उसके रिस्पेक्ट में ट्री रेस्ट में है, उसके रिस्पेक्ट में ट्री रेस्ट में है, लेकिन बट इट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द मून। लेकिन मून पर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो ट्री जो है ग्राउंड पे जो अर्थ पे जो ट्री है वो मून ऑब्जर्वर
ऑब्जर्वर ऑन मून के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो उसी समय दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा। तो इस तरह से बच्चों ये रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो अब इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन है क्या? जैसे पहला है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है, 1D मोशन का मतलब है कि एनी वन ऑफ द 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज विद टाइम इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 1D मोशन। कहने का मतलब अगर कोई एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जैसे एक्स वाई जेड में से कोई एक पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो ये 1D मोशन होगा। जैसे सपोज कर लीजिए कार मूविंग ऑन द रोड, एक्स कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कार मूविंग ऑन द रोड, तो अगर किसी स्टोन को हम ऊपर की तरफ फेंकें तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है और रिमेनिंग ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स्ड है। तो इस तरह से ये 1D मोशन है। एग्जांपल इसमें जो है कार मूविंग ऑन द रोड, कार मूविंग ऑन द रोड एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो ये 1D मोशन है। और दूसरा एग्जांपल जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी इज आल्सो, मोशन अंडर ग्रेविटी भी बच्चों 1D मोशन है और इसमें वाई कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ। और अगर हम मतलब ये एग्जांपल्स हैं 1D मोशन के जो हमने आपको दिए। तो 1D मोशन में कोई भी एक पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में से टाइम के साथ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। अब इसके बाद जो है इसमें हम 2D मोशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। तो कोई भी 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, एक्स वाई जेड में से कोई भी 2, या तो एक्स वाई चेंज हो या वाई जेड चेंज हो टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो 2D मोशन होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जैसे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से थ्रो किया गया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो ये x कोऑर्डिनेट तो इसका चेंज हो ही रहा है, साथ ही साथ इसका y कोऑर्डिनेट भी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हाइट भी गेन कर रहा है, हाइट भी चेंज हो रही है इसकी, y और x दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन में भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, तो इसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में चेंज हो रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन में दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये हो गया 2D मोशन। 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन क्या है? ऑल द 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होंगे तो ये हो जाएगा 3D मोशन। एग्जाम्पल है बर्ड फ्लाइंग इन स्काई। अगर बर्ड स्काई में फ्लाई कर रहा है तो उस जिग जैग मोशन होगा, यानी ऑल द 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो ये एग्जाम्पल है बर्ड फ्लाइंग इन स्काई। या रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन कंटेनर, ये भी जो है 3D मोशन है। ठीक है। फ्लाइंग बटरफ्लाई भी वो 3D मोशन है। तो इस तरह से ये 3 तरह के मोशन हो गए, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि रेस्ट और मोशन जो है वो ऑलवेज रिलेटिव टर्म है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अब इसके बाद इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करके ये पहला टॉपिक है। बेटा मैं आपको इस चैप्टर को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद इस पर बेस्ड जो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिर ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको साथ साथ कराता जाऊंगा। और इसमें इसके बाद स्पीड है, फिर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच फार्मूला डिराइव करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो किया गया या डाउनवर्ड थ्रो किया गया, ये मोशन अंडर ग्रेविटी। देन आफ्टर ग्राफ्स हैं इनके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ,
इसका पूरा एक एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते चलेंगे। इस तरह से आगे चल करके फिर हम लोग और टॉपिक्स इसके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इसमें पहला टॉपिक हम लोग इसका ले रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस है क्या? सबसे पहले आप देखिए, व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इज डिस्टेंस। मतलब अगर आप ये सपोज करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ के थ्रू ए से बी तक गया, ए से स्टार्ट किया और बी तक गया इस पाथ के थ्रू, तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है वो डिस्टेंस है। ये जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है वो डिस्टेंस है। और इसमें दो तीन पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया, यहां गया, इस पाथ को फॉलो किया, इसमें ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब ए से बी तक ये इसका एक्चुअल पाथ है, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी दोनों होती है, जो वेक्टर में आपको बताऊंगा मैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। मतलब कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कह दें कि किसी रॉड की लेंथ 10 मीटर है, तो 10 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात इससे रिलेटेड है, इट इज पाथ डिपेंडेंट। इट इज पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए ए से ये डी हो गया, ए डी बी ये पाथ हो गया, ठीक है। और दूसरा पाथ मान लीजिए हमने ये ले लिया ए सी बी, ये कर्व ले लिया और ये दो कर्व हो गए, दो एक्चुअल पाथ है। यहां पे ए डी बी ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, ठीक है। यही चीज बताना चाहता हूं कि डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट। अगर लॉन्ग पाथ होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर शॉर्ट पाथ होगा तो डिस्टेंस कम होगी। तो ये चीज डिस्टेंस एडीबी ग्रेटर देन डिस्टेंस एसीबी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। जैसे ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव लिया, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव डिस्टेंस है, और नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू। जैसे ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट कोई पाथ, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, इस तरह से इसके पास बहुत सारे पाथ होंगे, इनफाइनाइट पाथ होंगे। ए से बी तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट के पास जो है इनफाइनाइट पाथ होंगे। ये इनफाइनाइट पाथ के थ्रू जो है ए से बी तक जा सकता है, इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो ए से बी तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो केवल एक होगा। ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो केवल एक होगा। डिस्टेंस जो है ए से बी तक इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, तो डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू। इसके बाद है डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होती है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी है, तो उसका मॉड्यूलस लेने से, मैग्नीट्यूड लेने से वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट जैसा आगे बताया भी जाएगा आपको। मान लीजिए ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ए बी ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां तक सीधे गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन जनरली जो है
और जो जनरली डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होता है। तो ये जो है दीज आर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखिए, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। कहने का मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ए से बी तक ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ ये है, इसके थ्रू तो ये डिस्टेंस है। ये जो एक्चुअल पाथ है ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, अगर हम यहां पे आर के बी की बात करें, आर के बी की बात करें तो ये डिस्टेंस है, और स्ट्रेट लाइन ए बी की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अब जैसे देखिए कि 5 मीटर नॉर्थ, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। आप जानते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 5 मीटर नॉर्थ में गया। तो ये इससे ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है और वो भी नॉर्थ की तरफ है। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें हम ले सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट नॉट ऑन द पाथ कवर्ड। कहने का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए और बी के बीच जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ए से बी के बीच में जो है इसका हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ये चीज है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज करिए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट जो है, मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरे रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया, ऐसे गया, तो उसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और फिर वहां से लौट के आया तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। जीरो कब है? जीरो तब है जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में 10 मीटर गया और 10 मीटर रिटर्न बैक हो गया। तो जाते समय डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, रिटर्न होते समय डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पर फिर आ गया। जैसे मान लीजिए ए से चला, कोई ऑब्जेक्ट ए से चला बी पे गया, ए से बी पे गया और फिर बी से ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया। तो इस तरह से ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इफ ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो वही सेम चीज यहां पे है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट हैज सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू का भी मैंने आपको बताया कि ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ केवल एक होगा, जबकि डिस्टेंस के लिए पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो थ्योरी पढ़ी, अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। और मैं आपको टॉपिक वाइज पहले आपको सारी थ्योरीज बताऊंगा, उसके बाद जो है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया, और इसके बाद मैं अब आपको उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कराता हूं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों, प्रॉब्लम 1, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट है
when it completes half the circle, when it completes one full circle। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ए से स्टार्ट करके ए तक आ रहा है, तो हाफ सर्कल के लिए यानी ए से बी के लिए और फिर फुल सर्कल के लिए यानी ए टू ए के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आप जो है कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। हाफ सर्कल के लिए आप जब लोगे बेटा, तो हाफ सर्कल के लिए आपको क्या करना होगा कि ए से बी तक का एक्चुअल पाथ लेना होगा। एक्चुअल पाथ मैंने आपको डिस्टेंस बताया था, एक्चुअल पाथ से निकालते हैं। तो एक्चुअल पाथ जो होगा वो आर्क ए डी बी होगा, डिस्टेंस होगा आर्क ए डी बी, ये वाला आर्क एक्चुअल पाथ होगा। और पूरा का पूरा सरकमफरेंस 2 पाई आर है, पूरा का पूरा सरकमफरेंस 2 पाई आर है, उसका हाफ कर देंगे, हाफ 2 पाई आर यानी पाई आर। तो इस तरह से जो है डिस्टेंस कवर्ड ए टू बी यानी इस हाफ सर्कल का डिस्टेंस कवर्ड पाई आर हो गया, ये हो गया आपका। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक, ए से चल के बी पे आ रहा है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी तक ये डायमीटर है, तो आर प्लस आर, आर प्लस आर का मतलब 2r, ये आंसर हो गया। तो हाफ सर्कल के लिए डिस्टेंस हो गया पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। इसी तरह से फुल सर्कल का देखें, फुल सर्कल अगर ए से स्टार्ट करके ए पर आता है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड जो है ये पूरा सरकमफरेंस हो जाएगा, ये पूरा सरकमफरेंस डिस्टेंस कवर्ड है। तो ये डिस्टेंस सरकमफरेंस ए डी बी ई ए डी बी ई ए ये 2 पाई आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 2 पाई आर फुल सर्कल पे, और डिस्प्लेसमेंट ए से स्टार्ट करके ए पे ही आकर के रुक जा रहा है, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये जो है एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी एंड देन मूव्स डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट राइट एंगल्स टू ए बी, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब यह है कि 15 मीटर ए से बी तक गया और फिर 90 डिग्री पर 20 मीटर गया, तो डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस कवर्ड तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है ए बी प्लस बी सी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है ए सी। तो आप डिस्टेंस जब निकालोगे तो डिस्टेंस में आप ए बी प्लस ए सी कर दोगे, ए बी प्लस बी सी कर दोगे, 15 प्लस 20, इस तरह से ये 35 मीटर आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आप हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ए सी हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यूज रख के सॉल्व किया तो ये आ गया 25 मीटर। अंडर रूट 6 25 है, इसका रूट निकालेंगे तो 25 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तीसरा क्वेश्चन इस पे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक पर थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस जब आप करेंगे बेटा, तब आपको वो टॉपिक जो है क्लियर होगा। जैसे अभी हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग स्पीड और वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। तो इस तरह से जब आप टॉपिक की थ्योरी, कॉन्सेप्ट और जो है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम साथ साथ करेंगे, तो फिर आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर धीरे धीरे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन अगर इस टॉपिक का लेते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 5 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट्स 3 रिवोल्यूशंस। यानी ये पार्टिकल 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है, एक चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, 3 चक्कर हो गया, तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा 3 रिवोल्यूशन के बाद 2 पाई आर, एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस कवर्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्ट 2 पाई आर, यानी कि सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सरकमफरेंस में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 पाई इंटू 2 आर।
2r यानी डायमीटर, डायमीटर 5 मीटर है, डायमीटर दे रखा है 5 मीटर क्वेश्चन में, तो ये 2r जो 2r है वो डायमीटर है, डायमीटर की वैल्यू 5 रख दी, तो 15 पाई मीटर, 15 पाई मीटर जो है इसका डिस्टेंस कवर्ड हो गया 3 चक्कर में, थ्री रिवोल्यूशंस में। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है, रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो डिस्प्लेसमेंट ए से शुरू किया, पहला चक्कर कंप्लीट किया, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट किया, फिर तीसरा चक्कर कंप्लीट किया, यानी ए पर ही आकर के रुक गया। तो जो है स्टार्टिंग और फाइनल, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर है, डिस्टेंस कवर्ड 15 पाई और डिस्प्लेसमेंट 0। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लॉन्ग डिस्टेंस रेस द एथलीट वेर एक्सपेक्टेड टू टेक 4 rounds of a track such that line of finish was same as the line of start. Suppose the length of the track was 200 meter. तो पहला आपको निकालना है what is the total distance to be covered by the athlete, और दूसरा निकालना है what is the displacement of the athlete when they touch the finishing line. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई एथलीट ए से स्टार्ट करता है और इस सर्कुलर ट्रैक पे अगर दौड़ना शुरू करता है तो लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ दे रखा है वो 200 मीटर है, ये दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 4 राउंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4 इंटू सर्कमफरेंस इसका 200 है, तो 4 इंटू 200 कर दिया 800 मीटर, ये जो है डिस्टेंस कवर्ड हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से स्टार्ट करके 4 राउंड के बाद फिर यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एन एथलीट, आपको हर तरह के क्वेश्चन में इस पे प्रैक्टिस करा देता हूं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? यानी A से स्टार्ट करता है और इस सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस जो है 100 मीटर है और डायमीटर जो है वो 200 मीटर है, और एक चक्कर में इसको 40 सेकेंड लग रहा है। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करें बच्चों, तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब हो गया 140 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब है 60 प्लस 60 120 प्लस 20, तो 140 सेकेंड हो गया। तो इस तरह से जो है एक राउंड का जो टाइम है वो 40 सेकेंड दे रखा है, तो इतने सेकेंड में कितने राउंड करेगा, तो आप 140 में 40 से डिवाइड कर दोगे तो ये 3.5 राउंड आ जाएगा। यानी ये जो एथलीट है 3.5 चक्कर लगाएगा इस टाइम में, तो 3.5 राउंड लगाएगा। तो इस तरह से जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा वो एक राउंड का 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 3.5, तो इस तरह से 7 पाई इंटू 100 है ना। इस तरह से इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 7 पाई हो गया, ये पूरी वैल्यू 7 पाई हो गई इंटू आर रेडियस जो है वो 100 है, तो इस तरह से 2200 मीटर ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से चल करके 3.5 फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फिर हाफ राउंड, यानी यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ये डायमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा डायमीटर यानी कि 200 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए ड्रंकार्ड, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ए ड्रंकार्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फॉलोड अगेन 5 स्टेप्स फॉरवर्ड and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second.
डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन 13 मीटर अवे फ्रॉम इन ए पिट। ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट, गड्ढे में 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब यह है कि कोई ड्रंकार्ड है, शराबी है, वो रोड पे या लेन में जा रहा है, 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे आता है, झूमता हुआ चल रहा है, 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे आ रहा है, और एक स्टेप जो है 1 मीटर का है और एक स्टेप लेने में 1 सेकेंड लग रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने सेकेंड में वो जो ड्रंकार्ड है वो 13 मीटर आगे किसी गड्ढे में गिर जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो बेटा 8 स्टेप जब ले रहा है, थोड़ा सा आप सोचिए इसको, जब 8 स्टेप ले रहा है, 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे, तो जो इफेक्टिव स्टेप है वो 2 मीटर का हो रहा है। भाई 5 स्टेप 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आ गया, तो इसका मतलब जो इफेक्टिव डिस्टेंस कवर की उसने 2 मीटर कवर करी, और 2 मीटर कवर करने में उसको 8 सेकेंड लग रहे हैं, 8 कदम ले रहा है तो 8 सेकेंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 8 मीटर कवर करने में इसका 4 टाइम, 8 मीटर कवर करने में इसका 4 टाइम, यानी 32 सेकेंड लगेंगे। अच्छा, जब 32 सेकेंड में 8 मीटर चल लेगा तो 13 मीटर जो है, केवल आगे जो 13 मीटर गड्ढा है, 8 मीटर चलने के बाद केवल 5 मीटर बचेगा। तो 5 मीटर जो चलने में उसको लगेगा, पांचवा स्टेप लेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा, रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो 5वां स्टेप 8 के बाद जो है 9, 10, 11, 12, 13, यानी ये 5वां स्टेप लेते ही गड्ढे में गिर जाएगा। तो 5 मीटर और चलेगा तो 5 सेकेंड और लग गए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 37 सेकेंड में वो जो है पिट में गिर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 सेकेंड। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है, ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। इसके बाद जो है आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। आपको बताना है ए से बी तक इस पाथ के थ्रू जाता है, तो डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो डिस्टेंस कवर्ड तो ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होगा और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो अब आप यहां पे देखोगे डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, ए से बी तक गया, ये एंगल 90 डिग्री है, तो नेचुरली ये हो जाएगा 270 डिग्री। बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जब हम देखेंगे तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ देखेंगे, यानी आर के बी देखेंगे, यहां से लेके यहां तक का पूरा आर्क देखेंगे, और ये एंगल बेटा 270 है। 270 का मतलब हो जाता है 3π/2। पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 3 इंटू 180/2, 270 हो गया, क्योंकि ये 90 है। टोटल एंगल आप जानते हैं 360 होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको मालूम रखना है। टोटल ये एंगल 360 है, ये 90 है, ये 270 है, तो ये हो जाएगा 3π/2। तो एंगल का फार्मूला होता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। इसी फार्मूले को यहां यूज करते हैं। तो यहां से हम आर्क एस कितना निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं एंगल इंटू रेडियस। तो इसी तरह से हम जब आर्क निकालेंगे भी, तो एंगल 3π/2 इंटू रेडियस आर हो जाएगा 3πr/2। ये डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 3πr/2। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपको यहां पे एक्चुअली रेशियो निकालना है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, रेशियो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो डिस्टेंस तो आपने इतना निकाल लिया 3πr/2। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो गया,
ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी आर रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब रेशियो निकालेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 3 पाई आर बाई 2 और डिवाइडेड बाई आर बाई रूट 2 सॉल्व करने पे 3 पाई बाई 2 रूट 2 ये आंसर आ जाएगा। 3 पाई बाई 2 रूट 2 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये जो है क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट and 20 meter due south to reach a field. What is distance and displacement he has to walk to reach the field? मतलब कोई आदमी 50 मीटर नॉर्थ जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है। तो पहले वो ए से स्टार्ट करता है, 50 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर इसके बाद 40 मीटर ईस्ट जाता है और फिर 20 मीटर साउथ जाता है। अब इस फील्ड में पहुंच जाता है, यहां पे फील्ड में पहुंच जाता है। तो इसको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस के लिए बेटा जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है वो डिस्टेंस होगा, यानी दिस प्लस दिस तीनों को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 110 मीटर यानी 110 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की जहां तक बात करें, डिस्टेंस तो आ गया एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ, यहां से लेके यहां तक का ये शॉर्टेस्ट पाथ। क्या किया कि यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया और ये पूरा 50 है, इतना 20 है। अगर ये इतना 20 है, इतना 50 है, तो नेचुरली ये वाला जो होगा वो 30 होगा। भाई 50 में से 20 माइनस करेंगे 30 और ये 40 हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी यानी डेल्टा एक्स वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे 50 मीटर आ जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 हो गया और 30 का स्क्वायर जो है 900 हो गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, रूट 2500 2500 आ गया, 2500 आ गया, इसका रूट ले लेंगे तो 50 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर और डिस्टेंस 110 मीटर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिस्कस किए बच्चों। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, goes along x axis to the point 20 meter comma 0 and then returns along same line to the point minus 20 meter comma 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन से यहां से स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट करके 20 मीटर कॉमा 0 यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाता है, यहां तक जाता है और फिर रिटर्न हो जाता है, रिटर्न हो करके -20 0 पर आकर के रुक जाता है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस तो होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ यानी ओ ए प्लस ए ओ प्लस ओ बी, ये डिस्टेंस होगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ लेंगे, ओ से ए तक, ए से ओ तक, फिर ओ से बी तक, टोटल ऐड कर देंगे यानी डिस्टेंस हो जाएगा ओ ए प्लस ए ओ प्लस ओ बी। ओ ए कितना है बेटा, ओ ए है 20, फिर यहां से यहां आया फिर 20 और फिर यहां से यहां गया 20, तो 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर यानी 60 मीटर। स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको डिस्टेंस बताया था स्केलर क्वांटिटी है, तो केवल इसके मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 20 जाने का 20 आने का और 20 ये, इस तरह से 60 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ओ से स्टार्ट करता है और बी पे जाके रुक जाता है, यहां गया फिर यहां आके रुक गया, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है ओ बी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ओ बी डिस्प्लेसमेंट होगा और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो -20 मीटर ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट देखते हैं।
आपको हर टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, तो इससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हर टॉपिक में हम लोग इसी तरह से लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन 40 सेकेंड, what will be his displacement at the end of 20 मिनट 2 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि एथलीट ए से चल करके एक राउंड में 40 सेकेंड लेता है, आर रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का, एक राउंड में 40 सेकेंड लेता है, तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक दिया था मैंने, टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड का 120 प्लस 20 यानी 140 सेकेंड हो गया। तो एक राउंड का टाइम 40 सेकेंड है, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड? 3.5 राउंड हो जाएगा। पहले भी मैंने बताया था 140 बाई 40 कर देंगे तो ये 3.5 राउंड, और 3.5 राउंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा है, रेडियस आर है, तो 3.5 राउंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, 0.5 राउंड, तो यहां से यहां जाकर के रुकेगा, तो डिस्प्लेसमेंट डायमीटर होगा। डायमीटर का मतलब हो गया आर प्लस आर, 2r, तो आंसर इसका हो जाएगा 2r। इस तरह से ये इसका आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट ये है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन ये है कि ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवोल्यूशन on horizontal ground, the magnitude of the displacement of the point of contact of the wheel is, ये चार ऑप्शन दिए हैं। कहने का मतलब कि अगर ये व्हील है, ये ग्राउंड पे, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है व्हील का, ये व्हील जो है आधा चक्कर लगा रहा है, ये व्हील हाफ रिवोल्यूशन कर रहा है, और हाफ रिवोल्यूशन करने के बाद ये व्हील इस पोजीशन में आ जा रहा है, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आधे चक्कर के बाद, हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसको हमने बी मान लिया है। ये वाला पॉइंट आधे चक्कर के बाद यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से व्हील रोटेट करेगा तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा हाफ रिवोल्यूशन के बाद, आधे चक्कर के बाद। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। अगर इस आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको पहले बेस निकालना पड़ेगा। आधे चक्कर में, हाफ चक्कर में कितना ट्रेवल करेगा? हाफ चक्कर में ट्रेवल करेगा पी से, आधे चक्कर में ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस। हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस का मतलब पाई इंटू आर, ये डिस्टेंस हो जाएगी पाई इंटू आर। सर्कमफरेंस 2 पाई आर है, डिवाइडेड बाई 2 यानी पाई इंटू आर, ठीक है। अच्छा, आर कितना है? आर जो है वो 1 मीटर है, तो पाई इंटू 1 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो पाई। आर अगर 1 मीटर है तो ये वाली पी ए जो ये डिस्टेंस है ये हो गया पाई, ये पाई हो गया। अच्छा, ये 1 है तो ये जो परपेंडिकुलर है ये 2 मीटर हो जाएगा डायमीटर। अब ये 2 मीटर और ये पाई, तो डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, find the distance traveled by the particle as it moves from A to B, moves from A to C, moves from A to D, completes one revolution. Last वाला है, last one is complete one revolution. Also find the magnitude of displacement in each case. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है इस सर्कुलर ट्रैक पे, तो A से B तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है, ए से सी तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है, ए से डी तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है,
और ए से चल करके जब ए पर पहुंचा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इस तरह से ए टू बी अगर लेंगे तो डिस्टेंस जो होगा, अगर हम ए से बी ले बेटा, तो ये जो एक्चुअल पाथ है इस आर्क, ये आर के बी जो है डिस्टेंस होगा, आर के बी डिस्टेंस होगा। और आपको मैंने अभी बताया था कि एंगल, जितना भी एंगल है, ये एंगल हो गया π/2 इंटू रेडियस, ये आर्क का फार्मूला होता है। मैंने अभी आपको बताया कि थीटा होता है s/r, तो s हो जाएगा थीटा इंटू आर। तो थीटा यहाँ पे एंगल है π/2 इंटू आर, ये जो है π/2 इंटू आर, ये डिस्टेंस हो गया ए से बी तक। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट, इसको मिला देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी r√2। तो ए बी वाले, ए टू बी के लिए डिस्टेंस हो गया πr/2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया r√2। इसी तरह से ए टू सी देखते हैं, ए से सी जाएंगे तो ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होगी जो कि पूरे सरकमफरेंस का हाफ है, यानी πr है। पूरा सरकमफरेंस 2πr है, तो हाफ जो होगा वो πr है, तो ये हो गया πr, 2πr/2। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा वो डायमीटर है, यानी 2r है। इसी तरह से ए से डी जाएंगे, ए से लेकर के डी तक अगर पार्टिकल गया तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ πr इतना प्लस πr/2, ये हमने πr/2 निकाल रखा है, तो πr प्लस πr/2 दोनों को ऐड कर दिया तो 3πr/2 आ गया। डिस्टेंस हो गया 3πr/2। अब ए से डी तक आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको यहां से मिला दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया r√2, डिस्प्लेसमेंट आ गया r√2। ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट में निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट r√2। अब ए से चल करके ए पे आ गया तो डिस्टेंस कवर्ड सरकमफरेंस 2πr हो गया और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इस तरह से डिस्टेंस कवर्ड जो है 2πr और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और है, उनको भी देख लेते हैं। हर तरह के क्वेश्चन आपको करा दूंगा तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ L मीटर along semi-circular path, calculate the magnitude of displacement of the body and the ratio of distance and displacement। ठीक है, ये हाफ आर्क की लेंथ L दे रखा है, तो L कितना होगा 2πr/2, पूरे सरकमफरेंस को 2πr/2 यानी πr। तो अगर πr L के बराबर है तो इसका मतलब r हो जाएगा L/π, r की वैल्यू हो जाएगी L/π, πr L के बराबर तो r होगा L/π। अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो डिस्प्लेसमेंट तो ये डायमीटर होगा, यहां से यहां आया तो डायमीटर होगा, डायमीटर 2r है, r की वैल्यू L/π रख दिया तो 2L/π, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्टेंस तो L दे ही रखा है, L अपॉन 2L/π यानी π/2 जो है ये रेशियो हो जाएगा। तो ये जो हो, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है, एक और क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैंने इस पे लिए हैं, 14 क्वेश्चन नंबर 14 ये है, एक और हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक कैरम बोर्ड 4 फीट इंटू 4 फीट, यानी कैरम बोर्ड की जो साइज है 4 फीट इंटू 4 फीट की है, हैज क्वीन एट सेंटर। इस कैरम बोर्ड का में जो क्वीन है वो सेंटर पे है। द क्वीन हिट बाय स्ट्राइकर मूव्स टू फ्रंट एज, यानी ये क्वीन जो है स्ट्राइकिंग लाइन, ये है, ये स्ट्राइकिंग लाइन है, यहां पर स्ट्राइकर रख करके क्वीन को ऐसे मारा जाता है, ये क्वीन यहां से जाके ऐसे टकराती और बैक होल में यहां जाकर के फॉल कर जाती है। तो कह रहा है कि मूव्स टू फ्रंट एज यानी यहां जाती है, रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन,
यहां से ये रिबाउंड होकर के इस होल में, स्ट्राइकिंग लाइन के पीछे होल में जाके गिर जाती है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट एज, यानी आपको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, सेंटर से फ्रंट एज तक का क्वीन का डिस्प्लेसमेंट बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिएगा आप। हमने क्या किया कि अगर ये यहां से रिबाउंड होकर इसमें जा रहा है, क्वीन जा रही है, तो हमने क्या किया कि अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर और यहां पे अगर एक ऐसे लाइन खींच दें, एक परपेंडिकुलर ये और एक परपेंडिकुलर ये यहां पे ड्रॉ कर दें, तो बेटा अगर ये लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिबाउंडिंग है, तो ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे तो इनके सामने की ये दोनों साइड भी सेम होंगे। मान लेते हैं एक्स है, हमने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पूरा 4 फीट है, तो यहां सेंटर से लेके ये कॉर्नर जो है 2 फीट हो जाएगा, और ये x है तो ये भी x है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये हो गया 2 माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों एंगल सेम है, ये x है ये x है। ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं, बेसिक ज्योमेट्री लगा देते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई एफ, दिस ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई एफ। हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई एफ, अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, then this side upon this side is equal to this side upon this whole side, this side upon this side is equal to this side upon this whole side। कहने का मतलब कि हम अगर this side, अच्छा देखो बेटा, ये सेंटर है, ये सेंटर है तो ये 2 फीट होगा, तो ये भी 2 फीट होगा, और ये पूरा 4 फीट है, तो 2 फीट अपॉन 4 फीट ये लिख दिया। ये हमने x लिया है और ये 2 माइनस एक्स है, अभी आपको बताया, तो 2 फीट अपॉन 4 फीट इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस एक्स, x अपॉन 2 माइनस एक्स, तो ये कट गया तो 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2/3 आ गई, 2/3 फीट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है, अगर x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 2/3 फीट आ गई और ये वाली वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ओ ए आ जाएगा, सेंटर टू फ्रंट एज डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये 2/3 अंडर रूट 10 फीट जो है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता बेटा इसमें कि फ्रंट एज से होल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, फ्रंट एज से होल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपको इस हाइपोटेन्यूज को निकालना पड़ता। ये वाली साइड आप ऑलरेडी जानते हैं 4 फीट है, और ये 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 2/3, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2/3, यानी ये आ जाएगा 4/3। भाई 2 में से 2/3 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 2 यानी 4/3, ये 4/3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। मैंने लगभग हर तरह का क्वेश्चन बेटा आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में करा दिया, और अब जब मैं स्पीड शुरू करूंगा, एवरेज स्पीड शुरू करूंगा, तो उसके कॉन्सेप्ट के बाद उसके हर तरह के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है सब करा दूंगा। तो इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए मॉस्किटो नेट ओवर 7 feet into 4 feet bed is 3 feet high. The net has hole at one corner through which mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite corner of the net. The displacement of mosquito is, ये 4 ऑप्शन है। कहने का मतलब यह है कि ये एक बेड है या चारपाई है, इस चारपाई का जो डायमेंशन है वो 7 फीट इंटू 4 फीट है,
यानी 7 फीट लंबाई है और 4 फीट चौड़ाई है ये जो बेड नीचे लगा हुआ है इसका, और इस पर 3 फीट हाइट का एक मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट लगा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इस मच्छरदानी के इस कॉर्नर में अगर कोई होल है यहाँ पे, तो यहां से मच्छर एंटर करता है और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे जाके बैठ जाता है ऐसे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे तो सीधा मैथमेटिक्स में फार्मूला है, अगर क्यूबॉइड का फार्मूला, तो ए बी आप निकालोगे √7² प्लस 4² प्लस 3²। तो ये निकालना है आपको, तो √7² प्लस 4² प्लस 3²। क्यूबॉइड के फार्मूले से जो है ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो डायगोनल है वो आ जाएगा √49 प्लस 16 प्लस 9, इस तरह से √74 फीट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है बच्चों, थैंक यू। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।